नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते बाद यानी अप्रैल के महीने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अब तक की सबसे बड़ी चोट करने जा रहे हैं। अप्रैल के महीने से आप कह सकते हैं फर्स्ट वीक से ट्रंप भारत से जाने वाले सामान, जो भारत से गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका, उस पर भारी भरकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जिससे हमारे देश को हर साल $7 बिलियन का नुकसान होगा। अगर मैं रुपयों में इसको बताऊं तो 5,81,000 करोड़ का हर साल नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं 6 लाख करोड़ की सालाना चोट होने जा रही है आप पर, हम पर, देश पर। अब ट्रंप फैसला लेने पर अड़े हैं और उधर मोदी अगर उनको नहीं मना पाए, नहीं कन्विंस कर पाए, तो जो डिसीजन ट्रंप लेने जा रहे हैं उससे हमारे देश के कई बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर, कई बड़े सेक्टर उद्योग के चौपट होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर केमिकल इंडस्ट्री, भट्टा बैठ जाएगा केमिकल इंडस्ट्री का, क्योंकि खरबों रुपए के एक्सपोर्ट्स अमेरिका होते हैं। मेटल्स में स्टील इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा हिट लगने जा रहा है। ज्वेलरी, जहाँ पर आप कह सकते हैं सोने के जेवर हों, जेम्स हों, डायमंड्स हों, वो भी भारी तादाद में एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका और वहाँ से फिर आगे री एक्सपोर्ट होते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री को झटका लगेगा, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को झटका लगेगा। दवाई कंपनी, उनकी भी शामत आने वाली है, क्योंकि एक बहुत आप कह सकते हैं बड़ा लार्ज एक्सपोर्ट अमेरिका को भारत से जाता है। फूड प्रोडक्ट हैं और भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको चोट लगने जा रही है। अब सवाल यह है कि 4-5 हफ्तों का ही वक्त है मोदी जी के पास, और इस पीरियड में अगर मोदी जी कन्विंस नहीं कर पाए तो देश, हम और आप बहुत भारी नुकसान इसका उठाने जा रहे हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको। क्या मोदी जी, क्योंकि वो अपने को दोस्त कहते हैं और ट्रंप उनको माय डियर मोदी कहते हैं, तो दोनों दोस्त हैं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो टैक्स हमारे ऊपर लगाने जा रहे हैं, क्या मोदी जी इस दोस्ती की बदौलत, ये जो दोस्ती है इसकी बदौलत ट्रंप को रोक सकते हैं कि वो टैक्स कम कर दें? ट्रंप बहुत शातिर चीज है और मोदी उनको अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन ये दोस्ती एक तरफा है। ये तो उसी दिन पता चल गई होगी ट्रंप को, जब अहमदाबाद में उन्होंने बड़े से स्टेडियम में खड़े होकर अंग्रेजी में कहा कि आई इंट्रोड्यूस टू यू माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। याद है ना आपको? जी जी। डोनाल्ड में और डोनाल्ड में फर्क नहीं समझता है, तो उसको समझने में ट्रंप को कितना वक्त लगेगा? अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप जिस तरह से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगा के पैरों में बेड़ियां डालकर भारत लौटा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप जिस तरह से हल्की बातें कर रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया, देश के इलेक्शन सिस्टम पर जिस तरह की वो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से ट्रंप वीज़ा में कटौती करने जा रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली इशू ये टैरिफ्स हैं, ये टैक्स हैं। अगर ये टैक्स अप्रैल में लगा दिए तो हमारी जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है और बिगड़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला करना जा रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अब दोस्तों, ट्रंप के जो मनमाने फैसले हैं वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सच्चाई ये है कि वो पूरी दुनिया में उथल पुथल करना चाहते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, खासकर गाजा पट्टी की बात करेंगे, जहां इजराइल और फिलिस्तीनियों में युद्ध चल रहा है रुक रुक कर, वहां तो उनका जो प्लान है कहर बरपाने वाला है। आपको जानकर हैरत होगी कि बजाय उस युद्ध को रोकने के लिए वो जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं फिलिस्तीनियों के। ट्रंप का जो प्लान है वो ये है कि गाज़ा जो है, गाज़ा पट्टी से फिलिस्तीनियों को रीलोकेट कर दिया जाए, गाज़ा पट्टी खाली करा ली जाए और फिलिस्तीनियों को या तो इजिप्ट में रीलोकेट कर दें या फिर जॉर्डन में रीलोकेट कर दें। यानी कहीं ना कहीं जो फैसला ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, जो फैसला ले रहे हैं, उनकी टीम जो फैसला ले रही है वो निष्पक्ष नहीं है। वो पूरी तरह से फ़ायदा इजराइल को पहुंचाना चाहते हैं, और ये जो उनका प्लान है वो पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति ला सकता है। अब दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट से हम यूरोप की तरफ आएँ तो यूरोप में जो अमेरिका के पुराने दोस्त हैं, वो चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, ये जो देश हैं यूरोप के,
जो सब पुराने साथी हैं, नेटो सदस्य हैं, इनसे भी बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। ऐसी तल्ख बातें कर रहे हैं कि यूरोप के हर देश का राष्ट्राध्यक्ष हिला हुआ है इस वक्त। और यूरोप में ट्रंप की थू-थू हो रही है। अगर मैं सच कहूं तो ट्रंप ने कहा है फ्रांस से, ब्रिटेन से, बेल्जियम से, स्पेन से, इटली से कि अब अपनी सुरक्षा पर आप अपना पैसा खर्च करिए, हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। और अगर रशिया से भिड़ना है या यूक्रेन की युद्ध को अगर आपको रुकवाना है तो आप खुद प्रयास करिए। आपको हम असलहा दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, लेकिन नेटो में हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं अब वो पैसा खर्च नहीं करेंगे। अपना घर खुद महफूज रखिए। बहुत हो गई पुरानी दोस्ती। अब अगर मैं यूक्रेन का जिक्र करूं, यूक्रेन और रूस का जिक्र करूं, तो जो दुनिया सोचती है यूक्रेन और रूस के बारे में कि रूस में पुतिन साहब ने बम्बार्डमेंट शुरू कराया, पुतिन ने ही टैंक्स भेजे, पुतिन ने ही हजारों हजार लोग मार दिए यूक्रेन में। ट्रंप का सोचना बिल्कुल उल्टा है। ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन ही दोषी है, यूक्रेन ही गुनाहगार है, और ये जो जेलेंस्की साहब हैं ये डिक्टेटर हैं। ये पहले कॉमेडियन थे और अब ये डिक्टेटर हैं। ये राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है ट्रंप ने कि कॉमेडियन जब डिक्टेटर बनता है तो मुल्क तबाह कर देता है, और जेलेंस्की ही दोषी है, उसको युद्ध रोकना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि ट्रंप साहब पुतिन की तारीफ कर रहे हैं। जिस पुतिन को दुनिया विलेन मानती है इस युद्ध का, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, और पुतिन से दोस्ती करना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पुतिन जो है मोदी की तरह मिस्टर ट्रंप के दोस्त हैं। दोस्ती का तकाजा यहाँ पर नहीं है। दरअसल ट्रंप इसलिए दोस्ती कर रहे हैं मिस्टर पुतिन से क्योंकि उनकी नज़र रशिया के अकूत मिनरल्स पर है, तेल पर है, गैस पर है, खरबों रुपए के। इसलिए वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शनल दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो असल मकसद है वो ये है कि वो चाहते हैं कि रूस को करीब लाएं सो दैट चाइना और रूस की दोस्ती में एक दरार डाली जाए। चीन को रूस से अलग करना चाहते हैं, रूस को अपने साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि असली दुश्मन ट्रंप ने खुद कहा है कि उनका जो असली कंपटीटर है वो चाइना है। चाइना की घेराबंदी के लिए यूरोप को किनारे कर कर रूस को अपने साथ लाना चाहते हैं, और युद्ध के लिए जेलेंस्की को दोष दे रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया विक्टिम मानती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ट्रंप जो है वो पूरे ग्लोबल सिस्टम को, जो दुनिया की व्यवस्था है पिछले 40-50 वर्षों से चली आ रही है, उस पूरे सिस्टम को, व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और शायद इसीलिए कोल्ड वॉर समाप्त करना चाहते हैं, शीत युद्ध खत्म करना चाहते हैं रूस और अमेरिका का। पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, पुतिन को आगे लेके आना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो चाइना की तरफ अपनी पीठ कर दे। लेकिन साथ ही साथ जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स का जो गठबंधन है, ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी कई देश हैं, उसमें इंडोनेशिया है, यूएई है, कई देश हैं। इन देशों के गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो सुप्रीमेसी हो, जो मोनोपोली हो, वो ट्रंप की हो, वो सिर्फ अमेरिका की हो। और उधर गाज़ा में जहां लड़ाई ही ज़मीन की है, फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से बाहर निकालकर जॉर्डन, इजिप्ट में बसाना चाहते हैं। ये भी एक नामुमकिन सा सपना है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत को चाइना के सामने खड़ा करना चाहते हैं, compete कराना चाहते हैं, लेकिन भारत का जो सामान जा रहा है, जो गुड्स जा रहे हैं अमेरिका, उस पर टैक्स लगाना चाह रहे हैं। यानी हर जगह, हर पॉलिसी में, हर नीति में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इंडिया को जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं, नुकसान भी करना चाह रहे हैं। तकरीबन मैंने आपको शुरू में बताया 6 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा अगर अप्रैल से मिस्टर ट्रंप ने टैक्स बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिया भारत पर। कुल मिलाकर देखना ये होगा कि क्या ट्रंप फाइनली दुनिया को बदल देते हैं जैसा वो चाह रहे हैं, और या फिर दुनिया ट्रंप को बदल देती है। इंतज़ार करना होगा, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या आखिरकार फाइनली ट्रंप पर प्रेशर डाल पाएंगे, दबाव डाल पाएंगे कि वो भारत को कंसेशंस दें, राहत दें, सो दैट हमारी जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर पाए और हमें 6-7 लाख करोड़ का सालाना घाटा सिर्फ अमेरिका से ना उठाना पड़े, जिसका अर्थव्यवस्था पर, हमारे आपके ऊपर
बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो क्या मोदी कन्विंस कर सकते हैं? मैंने कहा पहले भी 4-5 हफ्ते ही बचे और इस बड़े सवाल पर आज एक बहुत ही आप कह सकते हैं नायाब गेस्ट हमारे सामने होंगे। यशवंत सिन्हा, इस देश के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पहले विदेश मंत्री जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से ओवल हाउस, व्हाइट हाउस में 1-to-1 लंबे डिस्कशंस किए और ट्रंप को भी समझते हैं यशवंत सिन्हा। इसके अलावा मोदी की पार्टी में रहे हैं वो, मोदी उनसे बहुत जूनियर थे और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा को सुनना चाहिए। न सिर्फ भारत की आर्थिक व्यवस्था, ट्रंप और मोदी के रिश्ते कितने जेन्यून हैं, ये दोस्ती वाकई है या फिर ये दिखावे की दोस्ती है मोदी जी की तरफ से। बहुत से ऐसे सवाल हैं। मैंने गाज़ा पर भी पूछा है उनसे कि गाज़ा में क्या होने जा रहा है। मैंने ये भी पूछा है कि क्या रशिया और चाइना में वाकई दीवार खड़ी कर देंगे और भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या ट्रंप। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपको सुनना चाहिए और यशवंत सिन्हा ने आज दिल खोल कर बातचीत की है। गौर से सुनिएगा एक एक शब्द। मेरा सवाल सर ये है, क्या मोदी जी, क्योंकि वो अपने को दोस्त कहते हैं और ट्रंप उनको माय डियर मोदी कहते हैं, तो दोनों दोस्त हैं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो टैक्स हमारे ऊपर लगाने जा रहे हैं, हमारी कंपनियों पे, हमारे कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर, एक्सपोर्ट्स पर, क्या मोदी जी इस दोस्ती की बदौलत, ये जो दोस्ती है इसकी बदौलत ट्रंप को रोक सकते हैं कि वो टैक्स कम कर दें? क्या मोदी अपनी दोस्ती के बिना पर भारत को राहत पहुंचा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है या ट्रंप मानने वाले नहीं है? कि ट्रंप बहुत शातिर चीज है और मोदी उनको अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन ये दोस्ती एक तरफा है। अगर ट्रंप के कैरेक्टर को हम आप जरा भी पहचानते हैं तो ट्रंप पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल है इन हिज रिलेशनशिप। वो पेशे से बिजनेसमैन रहे हैं और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि भाई काम से काम है, मतलब से मतलब है और नहीं तो कुछ नहीं है। अब मोदी जी ये मान के दौड़े दौड़े वॉशिंगटन गए, ट्रंप के ऑफिस में 30 दिन पूरा होने के पाले पाले ऐसा लगा कि जैसे कोई रेस हो रहा है व्हाइट हाउस जाने का। और किस परिस्थिति में वो गए, किस तरह का वो विजिट रहा, ये सब आपने और हमने देखा जी। और ट्रंप ने बिल्कुल खुलकर अपनी मंशा स्पष्ट की उनके सामने। मोदी जी ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने अपने टैरिफ का सवाल उठाया, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बजट में ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें हार्ली डेविडसन का मोटरसाइकिल भी था, जिस पर उन्होंने टैरिफ को घटा दिया। और भी उनका जो विस्की होता है अमेरिकन विस्की, उस पर टैरिफ घटा दिया। कई ऐसी चीजें थी जिस पर इन्होंने टैरिफ घटा दिया। और ये सब करके मोदी जी वॉशिंगटन गए, जैसे उनके चरणों में झुककर वो कहेंगे कि ट्रंप महामानव, मालिक, हमने ये कर दिया तुम्हारे लिए, अब आगे का आदेश हमको दो। तो ट्रंप इस कमजोरी को जानता था और इसीलिए उसने मोदी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया, उसने बिल्कुल ट्रांजैक्शनल व्यवहार किया। उनके मुंह पर उन्होंने, उनकी मौजूदगी में उन्होंने सुनाया कि भारत का टैरिफ अभी भी बहुत हाई है। तो इसलिए वो इस तरह की धमकी मोदी साहब की मौजूदगी में उन्होंने भारत को दिया है और बहुत सारे केसेस में वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उसको। इम्प्लीमेंट भी। एक मैं सवाल और पूछना चाहूंगा, मैं गाजा पर भी आपसे पूछना चाहूंगा, गाजा पर भी करूंगा, पुतिन पर भी बात करूंगा, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं। आप विदेश मंत्री थे, आप अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले, क्या वो लोग कुर्सी वुर्सी पीछे खींच लेते हैं, गले वले मिलते हैं? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि साहब कुर्सी देखिए पीछे खींच ली, फिर उन्होंने कहा कि यू आर ग्रेट मिस्टर मोदी। तो जो मोदी जी के फॉलोअर्स हैं उनका कहना है कि साहब इतना सम्मान तो ट्रंप ने किसी का भी नहीं किया है जो मोदी का कर दिया है, तो मोदी का साथ देंगे। क्या ये जो ट्रंप ने जो जेस्चर थे ट्रंप्स के, क्या ये बहुत मतलब बहुत ही सामान्य चीज है, टिकेट्स हैं, बिल्कुल सभी का सम्मान होता है जो भी? और कई
कई यूट्यूब चैनल्स ने ये दिखाया है कि ट्रम्प साहब यही हरकत कर रहे हैं, यही कर्टसी दिखा रहे हैं और भी विजिटिंग डिग्नेटरीज के लिए। इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। जो होस्ट होता है वो पीछे खड़ा होता है, जो गेस्ट होता है वो कुर्सी पर बैठ के लिखता है। और यही हम लोगों ने दृश्य देखा जब मोदी साहब वहां गए और उनको सिग्नेचर करना था, कुछ रिमार्क करने थे व्हाइट हाउस के रजिस्टर में। तो ट्रम्प पीछे खड़े थे और जाहिर है कि पीछे खड़े थे तो उन्होंने कुर्सी खिसकाई। ये बिल्कुल नॉर्मल कर्टसी है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इन मोदी जी के पहले दो लोग व्हाइट हाउस गए थे, एक इसराइल के नेतन्याहू और दूसरा जॉर्डन के किंग। और आप अगर दृश्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों को रिसीव करने के लिए ट्रम्प व्हाइट हाउस के वरांडे में खड़े थे। जी, बरामदे में खड़े थे, सही। वो लोग गाड़ी से उतरे, वहां उनका स्वागत उन्होंने किया और फिर वो ले गए अपने ऑफिस में उनसे बातचीत करने के लिए। मोदी साहब को यह कर्टसी उन्होंने नहीं दिखाई। मोदी साहब को एक किसी महिला ने, जो व्हाइट हाउस की एम्प्लॉय होगी, उसने रिसीव किया और फिर वो ले गई ट्रम्प साहब से मुलाकात करने के लिए। यह दृश्य भी सबने देखा कि ये जो मोदी जी का विजिट था, इसको एक ऑफिशियल वर्किंग विजिट का की संज्ञा दी गई। स्टेट विजिट नहीं था, ऑफिशियल विजिट भी नहीं था, वर्किंग विजिट था। 2 दिन के लिए वो वहां गए। कोई लंच डिनर फलना देखना जो होता है वो सब कुछ नहीं हुआ। बातचीत हुई, उसके बाद ये घर लौटे और ट्रम्प अपने काम में लग गए। मैं तो उस बात से, मोदी जी गए हैं तब से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भागे भागे मोदी जी क्यों गए वॉशिंगटन। ट्रम्प के ऑफिस में आए हुए 30 दिन भी नहीं हुए थे और मोदी जी क्या प्रूव करने के लिए गए कि हम बहुत बहुत बड़े मित्र हैं। ये मित्रता तो कहीं नजर नहीं आई। और मैं आपको बताऊं कि मित्रता तो उसी दिन पता चल गई होगी ट्रम्प को जब अहमदाबाद में उन्होंने बड़े से स्टेडियम में खड़े होकर अंग्रेजी में कहा कि आई इंट्रोड्यूस टू यू माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प। याद है ना आपको? जी जी। डोनाल्ड में और डोनाल्ड में फर्क नहीं समझता है, तो उसको समझने में ट्रम्प को कितना वक्त लगेगा? सर, मैं क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आप विदेश नीति भी समझते हैं, अर्थनीति भी समझते हैं, तो एक गोल्डन गेस्ट हैं आप हम सबके लिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर ट्रम्प अपनी जिद पर अड़े रहे, टैरिफ्स लगा दी, टैक्स लगा दिया उन्होंने 100%, तो हमारी इंडस्ट्रीज को, जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका अनुमान है तकरीबन 6 लाख करोड़ का घाटा हो सकता है। एग्जैक्टली 5 लाख कुछ करोड़ का है। इतना घाटा, 5-6 लाख करोड़ का सालाना घाटा होगा, तो जाहिर तौर पे क्या आपको लगता है कि हमारी जो दवा कंपनियां हैं, स्टील है, मेटल है, ज्वेलरी है, जेम है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, क्या इनको बहुत बड़ी चोट लगेगी और अर्थव्यवस्था पर भारत की असर पड़ेगा? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर ऑलरेडी असर पड़ रहा है जब से ट्रम्प बने हैं। और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि ट्रम्प राष्ट्रपति बने अमेरिका के, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ट्रम्प जैसे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के राष्ट्रपति बन गए। और न केवल अमेरिका में बल्कि सारी दुनिया को उन्होंने तहस नहस करके आज के दिन रखा हुआ है। सब लोग सहमे बैठे हैं कि पता नहीं अगला कदम ट्रम्प का क्या होगा। अब ये जो घाटा है ये ऑलरेडी हो रहा है ना। आपने देखा कि रुपए के बाजार में क्या हुआ, कैसे कीमत रुपए की भागती चली गई। और अगर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया होता तो कुछ लोगों का मानना है कि रुपया 100 रुपया प्रति डॉलर तक चला जाता। देखते देखते 88 तक तो चला ही गया था। दूसरी बात कि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। वो गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि पूरे विश्व में एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है। ट्रम्प के जो बिल्कुल हम कहेंगे कि अनप्रिडिक्टेबल वेवर्ड हरकतें हैं, उसके चलते पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। और अगर उनके सामने हम मजबूती से खड़े नहीं हुए तो हमको जितना आप नुकसान बता रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान होगा। ओके, व्यापक मतलब आप कह रहे हैं 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा? ज्यादा नुकसान होगा। जैसे आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, ऑलरेडी उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है। उसका असर
भी दिखने लगा है हमारे उद्योगों के ऊपर। तो अमेरिका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वहां पर अगर टैरिफ बढ़ता है, हमारी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो ज्यादा महंगी होती हैं, तो उसका असर जो अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। और यहाँ पर उसके बाद उद्योगों के ऊपर खतरा पैदा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उद्योग बंद होंगे, और अगर हम चेते नहीं समय रहते तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ाएगी इसके चलते। बहुत लड़खड़ाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, विदेश नीति को लेकर है। ट्रम्प कह रहे हैं, और उन्होंने खुलकर कहा है कैमरे पर, कोई दबी जुबान में नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि साहब गाजा जो है वो खाली करना पड़ेगा और फिलिस्तीनियों को यहां से जाना पड़ेगा गाजा से, या तो जॉर्डन उनको जगह दे या इजिप्ट जगह दे, और वो बाकायदा इजिप्ट पर प्रेशर डाल रहे कि ये जो गाजा के फिलिस्तीनी हैं, जिनकी ये जमीन थी, इनको खाली करा के इनको आप इजिप्ट या जॉर्डन में सेटल करिए, और इजराइल के हाथ में सब कुछ देना चाहते हैं वो। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैं गाजा बहुत ही खूबसूरत जगह है, सामने मेडिटेरेनियन सी है, नीला समंदर है, और यहाँ पर मैं रियल एस्टेट का जो है बहुत बड़ा एक कारोबार हो सकता है, एक टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। इस तरह की बातें वो एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे टेंशन और बढ़ जाएगी? और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं इतनी, मतलब आप कह सकते हैं बहुत प्रोवोकेटिव उनकी लैंग्वेज है। नहीं, यही क्यों उन्होंने ग्रीनलैंड को मांगा डेनमार्क से, उन्होंने पनामा कनाल का कहा कि हम उसको कहेंगे, उन्होंने कहा गल्फ ऑफ मेक्सिको ने गल्फ ऑफ अमेरिका उसको बोलो। इस तरह की बहुत सारी बेतुकी बातें ट्रम्प कर रहे हैं, जिसमें कि गाजा का उनका जो दृष्टिकोण है वो भी शामिल है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो अरब मुल्क हैं वो खड़े हो गए हैं विरोध में, और सब अरब मुल्कों ने इसका विरोध किया है। और जब जॉर्डन के किंग से मिले होंगे, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि जॉर्डन के किंग ने उनसे कहा होगा कि हम वहां के गाजा के फिलिस्तीनियों को नहीं लेंगे। वही मैं आपसे कह रहा हूं बार बार जोर देकर कि ट्रम्प का बिजनेस क्या है, रियल एस्टेट। तो हर चीज को रियल एस्टेट के रूप में देख रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि सारी शक्ति उनको न केवल अमेरिका में मिल गई बल्कि दुनिया में मिल गई, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। पुशबैक एक तरह से अगर कहा जाए तो अमेरिका में ऑलरेडी शुरू हो गया है। जिस तरह का उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को फायर कर दिया, आपने ये खबर पढ़ी ना? जी, जी। वहां का चीफ ऑफ स्टाफ है आर्म फोर्सेस का, उसको डिसमिस कर दिया। तो ही इज बिहेविंग, पार्डन माय सेइंग सो, लाइक ए ल्यूनेटिक। इस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति पता नहीं क्या कब कर देगा। और उनके एक सलाहकार मिल गए हैं एलॉन मस्क, जो वो भी अपनी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्हाइट हाउस को वो दृश्य आपने देखा होगा जब उनके बच्चे वहां खेल रहे थे जी, और उनके बच्चे डांट रहे थे। एक बच्चा डांट रहा था ट्रम्प को, यहाँ तक कह दिया कि यू आर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो ये एक बहुत अजीब सी, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद अर्ली डेज हैं। पुशबैक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू होगा और अमेरिका के भीतर भी शुरू होगा। जिस तरह वो नौकरी से लोगों को निकाल रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। और अमेरिका की जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जैसे वहां की मीडिया है। तो इसलिए वो पुशबैक शुरू होगा। ट्रम्प को लोग कहेंगे कि तुम इतना नहीं कर सकते हो, और कहीं ना कहीं स्टेट्स भी खड़े होंगे, जुडिशरी भी खड़ी होगी, पूरी सिस्टम जो अमेरिका का है वो खड़ा होगा और ट्रम्प को रोकेगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया के जो लोग हैं, यूरोप में हैं, लैटिन अमेरिका में है, एशिया में है, जिसमें भारत प्रमुख है, भारत इसमें भूमिका निभाए उस पुशबैक में, कि हम तुमको मनमानी नहीं करने देंगे। ये भारत की भूमिका होनी चाहिए, ना कि हम तुम्हारे पैरों पर गिर गए, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और तुम्हारा हुक्म मानने को तैयार है, जैसा अभी किया जा रहा है। जी, एक और मैं थोड़ा गाजा पे ही पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह का ट्रम्प का प्लान है और जो मैं अमेरिकी अखबार देख रहा हूँ, वो चाहते हैं कि ईरान को दबा दें कायदे से, और अगर ईरान को दबा देते हैं, ईरान पर दबाव प्रेशर डालते हैं, तो हमास और फिलिस्तीन थोड़ा सा ये भी बैकफुट पर जाएंगे।
जॉर्डन की भी चाबी कसना चाहते हैं, इजिप्ट की भी चाबी कसना चाहते हैं, और बाकी जो अरब मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मस्कट हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, बहरीन हो, ये जो अरब देश हैं, इनसे चाहते हैं कि इजराइल के ताल्लुकात ठीक हो जाए। तो एक तरफ वो अरब मुल्कों की दोस्ती करवाना चाह रहे हैं इजराइल से, और जो फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं उन पर प्रेशर करना चाह रहे हैं, और उसके बाद एक फाइनल डील करना चाह रहे हैं। ये जो प्लान है, ये आपको प्रैक्टिकल लगता है, या ये भी आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक शेख चिल्ली जैसा एक प्लान है? नहीं नहीं, बिल्कुल शेख चिल्ली जैसा प्लान है, वो कभी इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। कभी अरब देश इस बात के लिए नहीं तैयार होंगे कि पूरा गाजा जो है वो ट्रम्प को दे दिया जाए और रियल स्टेट डेवलपमेंट वहां पर करें, सारे फिलिस्तीनी जो वहां पर हैं उनको उठाकर कहीं और भेज दिया जाए। ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, ये कभी नहीं होने वाला है। वहां पर बंदूकें चलेंगी, गोलियां चलेंगी, तब भी वो फिलिस्तीनी वहां से नहीं जाएंगे। क्या इजराइल ने कम गोली चलाई, वहां कम कत्लेआम हुआ क्या गाजा में? लेकिन डटे हुए हैं लोग, कुछ लोग भागे वापस लौट रहे हैं। तो इसलिए ये सब नहीं होने वाला है। और यही क्यों, आप ये सोचिए ना कि क्या पनामा उनको पनामा कनाल दे देगा? क्या डेनमार्क उनको ग्रीनलैंड दे देगा? क्या जो वो बातें कह रहे हैं वो उसकी छोड़िए ना, उन्होंने लुक एट द वे ही हैज डेल्ट विद ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन। जी, ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं साहब ये कॉमेडियन है, डिक्टेटर है। हाँ, और ये कह रहे हैं कि साहब ये इनका मुल्क इनके पास नहीं रहेगा, और इन्होंने ही वॉर शुरू किया, रूस ने नहीं किया। अगर ट्रम्प को सचमुच में ट्रम्प में ताकत है तो उनको रूस से कुछ पंगा लेना चाहिए, उनको चीन से पंगा लेना चाहिए। भारत में तो उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को भेज दिया लाद कर चेन्स में। चीन का एक भी बंदा उन्होंने टच किया, एक भी किसी व्यक्ति को कहा कि लीगल इमिग्रेंट है इसको वापस भेजो? नॉट वन। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि चीन से पंगा लेना उनको महंगा पड़ेगा। तो ये जो साख की बात आप जो कर रहे थे, आपने कहा मैंने डील किया। मैं जब वॉशिंगटन गया था 2004 के शुरू में, तो हमारे जो एम्बेसडर थे उन्होंने पहली खबर जो हमको दी वॉशिंगटन एयरपोर्ट उतरते के साथ, उन्होंने ये कहा, मेरी मीटिंग्स थी फॉरेन ऑफिस में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपकी पहली मीटिंग जो है वो व्हाइट हाउस में है। प्रेसिडेंट बुश थे उस समय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बुश आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया है। तो दूसरे दिन सुबह मैं व्हाइट हाउस में गया, और मैं ये बता दूं, मैं कोई डींग नहीं हाँक रहा हूं कि उसके पहले और आज तक आई एम द ओनली फॉरेन मिनिस्टर who has been of India, who has been entertained by the president of US in the Oval Office in the White House. डंका बज रहा है। उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, डंका नहीं बज रहा था। उसने यशवंत सिन्हा को इनवाइट किया? नहीं, उसने भारत के विदेश मंत्री को, जो अटल जी की कैबिनेट में था, उसको राष्ट्रपति ने इनवाइट किया कि आप मुझसे बात करने के लिए। तो आपको याद है, आप उस समय पता नहीं आपकी जी, आपके मैं कवर करता था। हाँ, मैं उस वक्त ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करता था। कोई हंगामा नहीं हुआ। पूरी व्यवस्थित ढंग से हम गए वहां पर, 20 मिनट उनसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। फिर हमको जो फॉरेन ऑफिस में बातचीत करनी थी, स्टेट डिपार्टमेंट है, वो हम करने के लिए गए। लेकिन ये जो देखिए, दो चीजें हैं। वन इज कि मोदी ने पर्सनलाइज करने की कोशिश की बाय हगिंग द काउंटर पार्ट, वो जिससे मिलते हैं उनसे गले मिल जाते हैं। तो एक तो ये नया डिप्लोमेसी शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरा, एकदम डिप्लोमेसी जो है वो पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। वहां पर ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कोई रोल है, ना उसमें फॉरेन मिनिस्टर का कोई रोल है। हम लोग भी जाते थे अटल जी के साथ विदेश में, और कुछ देर तक अटल जी बात अपनी रखते थे। उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा, मैं विदेश मंत्री था, वो हम लोगों को बोलते थे कि अब ये यहाँ से ये बताएंगे, ये आगे करेंगे। देन वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट। आप मोदी जी के किसी ट्रिप को देखिए 10 साढ़े 10 साल में, कि किसी और को मौका मिला है, वो जब मौजूद हैं तो किसी को, फॉरेन मिनिस्टर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, किसी को मौका मिला है कि वो पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में? नहीं होता है।
वो डेलीगेशन जी। में नाम के वास्ते जाते हैं, माटी की मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है। यशवंत जी, एक अंतिम सवाल पूछूँगा। जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि ट्रम्प जो है पुतिन को अपने साथ लेना चाहते हैं। रशिया को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, उसके साथ दोस्ती। रशिया को चाइना से अलग करना चाहते हैं और भारत से उनकी अपेक्षा है कि भारत भी चीन के आगे खड़ा हो जाए सीना तान के। तो कुल मिलाकर चाइना को कॉर्नर करने के लिए वो रूस और भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या पुतिन सीधे-सीधे मोदी जी की तरह वो भी उस तरफ झुकेंगे या रूस अपनी जो उसकी विदेश नीति उसी पे चलता रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि रूस जो है वो इस चक्कर में पड़ेगा, ट्रम्प के चक्कर में पड़ेगा और चीन के साथ अपने रिश्ते खराब करेगा। वो नहीं करेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत चीन के सामने तन कर नहीं खड़ा हो सकता है जब तक वो अमेरिका के कदमों में झुका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक इमेज होता है, आपकी एक छवि होती है और उस छवि में ये होता है कि भाई ये देश जो है अड़ने वाला देश है, तो आप अड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि इस देश के साथ अड़ेंगे, इस देश के साथ नहीं अड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। जहां भारत के हितों की रक्षा हमको करनी होगी, चाहे सामने कोई भी देश हो, तो हमको अड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जी। तो ये यशवंत सिन्हा थे, पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री। कह रहे हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लास्ट में कही कि नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारत एक वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर आगे चलना चाहिए। जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट बल्कि वर्ल्ड ग्लोबल प्रेसिडेंट अपने को मान रहे हैं, इसमें जिस तरह से छोटे मुल्क आगे बढ़ के बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, भारत को भी आपत्तियां दर्ज करानी पड़ेंगी। भारत को देश हित देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि डिप्लोमेसी में, कूटनीति में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती के कोई मायने नहीं होते, मायने देश हित के होते हैं। तो देश हित को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। यशवंत साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ट्रंप अभी और बहुत कुछ करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दोस्तों के लिए आपसे हमें एक रोशनी, मार्गदर्शन मिलता रहे और आपके जो आइडियाज हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही सफल, कामयाब फॉरेन मिनिस्टर रहे थे और अर्थ को भी समझते हैं ऐसा फिनेंस मिनिस्टर। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था और मैं एक आपसे गुजारिश ज़रूर करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कोई सुझाव आपके हो कि ट्रम्प पर या जो आज जियोपॉलिटिक्स में मैंने स्टोरी करी, किस तरह की स्टोरीज़ होनी चाहिए। और भी आपके सुझाव हों, उसका हमेशा स्वागत रहेगा। और इस चैनल को लाइक भी ज़रूर करिए। यह आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।